जय बद्री विशाल भक्तों, चलिए आज हम एक यात्रा पर लेकर चलते हैं जो उत्तराखंड के चारों धामों के साथ साथ भारत के चारों धामों में से भी एक यात्रा मानी जाती है। चलिए हम आज आपको लेकर चलते हैं उस यात्रा की ओर। यात्रा में जाने से पहले एक बात मैं कहना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो अच्छी से देखें। वहाँ बद्रीनाथ धाम में जाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और आपको कौन कौन से होटल अच्छे हैं, इसकी जानकारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एक बात और कहना चाहूँगी, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय बद्री विशाल ज़रूर लिखें। तो चलिए हम चलते हैं इस यात्रा की ओर। सबसे पहले हम दिल्ली से हरिद्वार तक की यात्रा करते हैं। हरिद्वार में हम रुकते हैं और हम हर की पौड़ी पर स्नान करते हैं। यहाँ हमने 4-5 घंटे बिताने के बाद में हम आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं यात्रा की ओर। कहते हैं जो जाए बद्री वो ना जाए उधरी। इसका मतलब है कि अगर आपने एक बार बद्री धाम में जाकर बद्रीनारायण के दर्शन कर लिए हैं तो आपको दोबारा से कभी भी माता के गर्भ में जाकर जन्म नहीं लेना पड़ता है। उत्तराखंड में चमोली में स्थित भगवान बद्रीनारायण जी का ये धाम है। इसे बद्रीनारायण या बद्री धाम भी कहते हैं। बद्रीनारायण नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे मान्यता है जब भगवान विष्णु तपस्या कर रहे थे तब यहाँ काफ़ी बर्फ पड़ रही थी। उन्हें सर्दी न लग जाए तो इसलिए माता लक्ष्मी ने एक बेर का पेड़ का रूप बनाया और भगवान विष्णु की रक्षा करी थी। इसलिए उस बेर को बद्री कहते हैं और भगवान विष्णु को नारायण भी कहते हैं। इसलिए इस जगह का नाम बद्रीनारायण नाम पड़ा। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ भगवान विष्णु ध्यान की अवस्था में है। यह धाम नर नारायण पर्वत पर स्थित है। कहते हैं जब नर नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे तो बद्रीनाथ धाम की यात्रा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तब पंचबद्री में से एक भविष्य बद्री है, वहाँ उनकी पूजा होगी। पंचबद्री में भगवान बद्रीनारायण, आदि बद्री, वृद्ध बद्री, योग बद्री और भविष्य बद्री है, यहीं उनकी पूजा होगी। भारत के किसी भी कोने से आप हरिद्वार ऋषिकेश तक आ सकते हैं। उसके बाद से वहाँ से प्राइवेट टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी, बसें आदि चलती हैं जो आपको बद्रीनारायण तक ले जाएंगी या जोशीमठ तक ले जाएंगी। जोशीमठ तक अगर मिल जाती हैं उसके बाद काफ़ी बसें हैं या टैक्सी हैं जो आपको बद्रीनारायण धाम तक ले जाएंगी। हम बात करते करते आ गए देवप्रयाग, जो पंचप्रयाग में सबसे पहला प्रयाग पड़ेगा। इसके आगे रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग आदि पड़ेंगे। तो अगर संभव हो सका तो हम आपको इस यात्रा दर्शन करा पाएंगे। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। इस संगम में हम लोग नहाए और हमने 2-4 घंटे तो बिताए होंगे। यहाँ जब नहाए ना, इतना ठंडा पानी ऐसा लगा जैसे बर्फ़ पिघल के आ रही हो। इतनी भयानक गर्मी से हम लोग जब आए थे दिल्ली से तो इतनी गर्मी थी और यहाँ इतना ठंडा पानी कि पैर भी रखा नहीं जा रहा था। लेकिन जब नहाने घुसे ना तब निकलने का मन नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम इसी में ही नहाते रहें। हमारे साथ जो छोटे बच्चे थे ना बेचारे वो तो चीख ही गए थे। इतने जब बड़े इतने परेशान हो रहे थे ठंडे से। तो हाँ, वो तो खैर बच्ची थी इसलिए। लेकिन हमारे देखते देखते पानी काफ़ी बढ़ गया था। एकदम चौकस थी। उन्होंने जैसा पानी बढ़ने लगा वैसे ही वो लोगों को हटाते जा रहे थे। हम भी नहा धोकर आगे बढ़ गए क्योंकि हमने खाना पहले ही बनाकर अपनी कार में रख लिया था। तो हम नहाकर सीधे अपने कार में गए और वहाँ खाना खाया। ऊपर से भी अलकनंदा इतनी सुंदर लग रही थी, क्या बताएं, और भागीरथी दोनों ही बहुत अच्छी लग रही थी। ये मेरी भतीजी जब पानी में गई तो इतना रोई ठंड की वजह से, लेकिन बाद में वो नहा धोकर उसे बिठाया तब शांत हुई। चलिए हम चलते हैं अगले पड़ाव की ओर जो है रुद्रप्रयाग की तरफ। और जब हम रुद्रप्रयाग जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग की जो दूरी है वो 66 किलोमीटर दूर है और कम से कम 3-4 घंटे तो लग ही जाते हैं अगर जाम है तो। अगर खाली सड़क है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जल्दी पहुंच जाएंगे हम। लेकिन हम अपने सफ़र में आगे बढ़ते हैं और वहाँ
यहाँ देवप्रयाग में नीचे काफ़ी उतरना पड़ता है सड़क से, इसलिए अगर आपके साथ कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति है तो अगर उन्हें तकलीफ़ है तो ऊपर से ही दर्शन करा दें, क्योंकि ऊपर से बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा दिखता है। एक बहुत ज़रूरी जानकारी आपको दे रही हूँ, अगर आप बद्रीधाम आ रहे हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हरिद्वार ऋषिकेश में ऑफलाइन हो जाता है। अगर आप ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो उत्तराखंड की वेबसाइट से भी हो जाता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। और आगे बढ़ते हुए अपने सफ़र में फिर हम गोचर में रुकते हैं, क्योंकि गोचर में हमारा रूम था। आप नवंबर में आ रहे हैं बद्रीधाम तो वहाँ गोचर में लगने वाला मेला ज़रूर देखें, बहुत ही सांस्कृतिक और प्राचीन मेला है। अगर आप पहाड़ों पर जाना पसंद करते हैं तो आप बद्रीनाथ जी ज़रूर आइए। ये जगह इतनी अच्छी है, बहुत ही सुंदर है, साफ़ सुथरा शहर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है। अगर मैं कहूँ तो शायद मैं इस जगह पर बार बार आना चाहूँगी। मेरा कैमरा इतना डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि इतनी खूबसूरत जगह को, इतना सुंदर है कि मैं परेशान हो गई इसको कैप्चर करते करते। वीएन के होटल में हमारा रूम बुक था और रात हमने वहीं आराम करने के बाद सुबह हम अपने नए पड़ाव की तरफ आगे बढ़े। अगला पड़ाव हमारा था श्रीनगर। चलिए, श्रीनगर से 14 किलोमीटर हम आगे बढ़ गए हैं। यहाँ आने वाला है माँ धारी देवी का मंदिर, जो 108 शक्तिपीठ में से भी है और ये माँ काली को समर्पित मंदिर है। जो माँ धारी देवी उत्तराखंड के चारों धामों की रक्षक देवी भी कही जाती हैं। आप सभी माँ धारी देवी के दर्शन करिए। माँ धारी देवी के 2 रास्ते हैं, एक पैदल रास्ता है, दूसरा कार का रास्ता है, जो आधा किलोमीटर पहले ही आ जाता है और वहाँ से आप कार से नीचे जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा दृश्य, रात होने को थी लेकिन इतना मनोरम दृश्य, आप भी दर्शन करिए माँ धारी देवी के। यहाँ हमने आरती करी और 2 घंटे हम बिताने के बाद आगे बढ़े हैं। आगे बढ़ने के बाद 30 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद आया कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में रुके नहीं थे, लेकिन हमने वहाँ से थोड़ा सा शूट करने के बाद हम आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए हम अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। नंदप्रयाग में माँ अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम है, लेकिन रुके नहीं थे, हम आगे ही बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि हमारे बद्रीनाथ धाम में रूम बुक थे GNVN में, इसलिए हम वहाँ रुक ही नहीं पा रहे थे। जैसे तैसे हम आगे बढ़े, आगे जोशीमठ की तरफ बढ़ रहे थे तो ये आया विष्णुप्रयाग में माँ धौली गंगा और अलकनंदा का संगम है, तो आप भी दर्शन कर लीजिए। मैंने कुछ फ़ोटो ही लिए हैं। इसके आगे बढ़ने के बाद में हम पहुंचते हैं जोशीमठ में भगवान नरसिंह का मंदिर है। यहाँ हमने दर्शन किए। कहते हैं नरसिंह भगवान की कलाई दिन पर दिन पतली होती जा रही है, जिस दिन वो टूटकर अलग हो जाएगी उस दिन बद्रीनाथ धाम में नर नारायण पर्वत में वो आपस में मिल जाएंगे और भविष्य में कभी भी हम उनके यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो हम पहुँच गए मंदिर के पास। सड़क से उतरते हुए नीचे हम मंदिर में पहुँचेंगे। यहाँ हम माला खरीदते हैं, जो तुलसी की माला होती है, तो आप दर्शन कर लीजिए भगवान नरसिंह के, उद्धव जी के, नर नारायण जी के। ये पूरा मंदिर परिसर है जो बहुत ही सुंदर है, साफ़ सुथरा है। और यहाँ ये पेड़ किसका है आप बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। ये किस चीज़ का पेड़ है? यहाँ फल तोड़ के ये लोग बेच भी रहे थे। यहाँ आदि शंकराचार्य जी की गद्दी है। कहते हैं कि भारत के जो चारों धाम हैं वो आदि शंकराचार्य जी ने ही स्थापित किए हैं। तो आप भी दर्शन करिए। मंदिर काफ़ी बड़ा बना हुआ है और सुंदर भी बना हुआ है। हमने यहाँ दर्शन करते हुए हम आगे बढ़े तो मुझे ये पेड़ दिखाई दिया। आप बताएंगे किस चीज़ का पेड़ है, लेकिन मैं बता देती हूँ, ये अखरोट का पेड़ है। अब यहाँ आगे बढ़े तो जब हम चलने के हुए तो बहुत ज़्यादा हमने निकाले गर्म कपड़े पहने और आगे सफ़र में बढ़ गए। आगे बढ़ते हुए हमने देखे इतने सुंदर सुंदर झरने जो बह रहे हैं, वो तो जाने कितने ही थे, अनगिनत तो झरने हमें देखने को मिले। फिर एक जगह ऐसी आई जहाँ पुलिस वाले हमारा रजिस्ट्रेशन चेक करने लगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है बद्रीनाथ धाम में तो वो जाने नहीं देते ऑफलाइन वालों को, ऑनलाइन वालों को जाने देते हैं। गोचर से हम नाश्ता करके निकले थे, इसलिए हमने
खाया कहीं भी नहीं था खाना। सुबह से शाम होने को आई, अब हम भूख भी लग रही थी तो हमें एक जगह मिल गई थी, बारिश भी हो रही थी तो हमने वहाँ खाना बनाने की सोची। सामान हम अपना दिल्ली से लेकर चले थे, इसलिए हमने वहाँ खाना बनाया और खाकर हम आराम कर हम आगे बढ़ दिए। पहाड़ों पे पत्थर गिरते ही हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने जगह जगह पहाड़ों पर जाल बिछा रखे हैं जिससे वो पत्थर नीचे गिरे ना। अगर आप बद्रीनाथ धाम आ रहे हैं तो अपना आधार कार्ड लेकर आएँ, होटल पहले से ही बुक करा कर आएँ, क्योंकि अगर ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो होटल वाले अपनी मनमानी रेट लेते हैं और कंडी वाले भी अपनी मनमानी रेट लेते हैं, इसलिए आप पहले से ही ऑनलाइन बुक कराएं तो अच्छा है। बढ़ते हैं अपनी सफ़र में तो हमें ये ग्लेशियर दिखाई देने लगा। इतना सुंदर, इतनी शांत जगह, इतनी सुंदर कि क्या बताएं। इस सारी जगह ही बहुत अच्छी है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छी लगी। जैसे जैसे हम बद्रीनाथ धाम की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे ठंड अपनी चरम सीमा पर है। ठंड की इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अगर आप आ रहे हैं यहाँ तो एक छाता और रेनकोट भी साथ लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ बारिश का कोई पता नहीं है कि कब हो जाए। गर्म कपड़े की दुकानें बहुत हैं बद्रीनाथ जी में, जहाँ बहुत सारा सामान मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर भूल भी जाएँ तो रेटों का थोड़ा ऊंचा नीचा रहता है, लेकिन मिल जाता है सारा सामान। अब हम अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं और आप देख ही रहे हैं कि कितनी सुंदर जगह है। काम रोड पे चालू है हर समय, एक आध कार और ट्रक तो दिख ही जाएगा आपको एक्सीडेंट का। इतना जल्दी सफाई होती है वहाँ पर, पुलिस इतनी तैनात रहती है। एक जगह तो ऐसी आई थी कि जहाँ तो कार्गो पुलिस आई थी, फटाफट से उन्होंने रास्ता खुलवाया जो जाम हो गया था, तो हमें कम से कम वहाँ आधा घंटा तो लग ही गया था। इसलिए जैसे जैसे बद्री धाम पास आता जा रहा था वैसे वैसे हम थकते जा रहे थे। अब तो लग रहा था कि बस भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ रहे थे, इतने थक गए थे कि अब क्या बताएं कि अब तो ऐसा लग रहा था कि बस जल्दी पहुँचे। बच्चे तो हमारे पास छोटे थे तो खैर वो सो ही रहे थे। आप बद्रीनाथ जी आ रहे हैं तो आप तब आएँ जब आप बद्रीनाथ धाम के 2 कपाट खुलने का तो समय होता है, क्योंकि उसके बाद जब बारिश आती है ना तो सड़क भी ख़राब हो जाती है और जगह जगह ब्लॉक भी हो जाती है पहाड़ से। और पानी तो आप देखते ही हैं कितनी तेज़ आया है इस साल, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अब आते हैं एक जगह काकभुशरडी पैका। यहाँ पर ये ट्रैक है 10 किलोमीटर का, बहुत ख़तरनाक चढ़ाई है, लेकिन हमने इस चढ़ाई से हाथ जोड़े और आगे बढ़ लिए। काफ़ी देर तक सफ़र करने के बाद हम तो परेशान थे ही, बच्चे हमारे ज़्यादा परेशान थे, इसलिए उन्होंने उतरने को कहा कि हम उतरेंगे, थोड़ी देर के आराम करेंगे। इसलिए मैंने ये जगह अच्छी थी तो हमने रुकवा लिया और यहाँ बच्चे हमने करा ऊधम। मैंने यहाँ कुछ फ़ोटो लिए उनकी और उसके बाद हम आगे बढ़े। आगे आया हमारा जेपी का ये हाइड्रो पावर प्लांट है, पूरे बद्रीनाथ धाम में लाइट सप्लाई करता है। और इस सफ़र में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि 20 किलोमीटर ही दूर बचा है। सफ़र में आगे बढ़ते हुए थोड़ी दूर पर ही हमें मिलती है हनुमान चट्टी। कहते हैं कि हनुमान जी से परमिशन लेनी चाहिए जब हम बद्रीनाथ धाम के लिए जाते हैं, तो वो हमारे सारे कार्य सफल करते हैं। इसलिए हमने यहाँ पूजा की और आगे बढ़ती है। यहाँ पर बहुत अच्छी जगह है, आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। आधा घंटा बैठने के बाद हम लोग आगे बढ़े और ये सुंदर सा एक और नज़ारा मिला। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर जगह है। यहाँ से हमें थोड़ा थोड़ा बद्रीनाथ धाम दिखाई देने लगा। अब थोड़ी सी तसल्ली हुई हम लोगों को कि चलो हम पहुँचने वाले हैं। शाम होने वाली थी, इसलिए बच्चे जल्दी से होटल पहुँचे और उन्होंने वो तो बिस्तर पर जाकर लेट गए। ये GNVN की होटल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, साफ़ सुथरे हैं, उनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है। अब वहाँ रुके थे 3 दिन के लिए, हमने भी ये बुक किया था। हमें माना गाँव भी जाना था, तो भक्तों अभी हमने एक ही पार्ट बनाया है बद्रीनाथ जी का, फिर हम सेकंड पार्ट माना गांव का बनाएंगे। होटल पहुंचने के बाद सबसे पहले हम अपने रूम में गए, नहाए धोए और अपना रजिस्ट्रेशन के पेपर उठाए और चल दिए दर्शन करने के लिए। अपना रजिस्ट्रेशन चेक कराया और आगे बढ़े। हमें दिखने लगा बद्रीनाथ धाम। अब सीढ़ियों से उतरते हुए हम पुल पर आएंगे, पुल को पार करते हुए हम आएंगे तृप्त कुंड की तरफ। कहते हैं कि इसके स्नान के बगैर हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। ये लेडीज़ का अलग है, जेंट्स का अलग है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी का कुंड है। ये नारद शिला है, यहाँ नारद जी ने
तपस्या करी थी। ये है भगवान की डोली जो सुबह मंदिर की तरफ आ रही थी, तो हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया। ये यहाँ गाजे बाजे के साथ आ रही है। और अब आगे बढ़ते हैं। तप्त कुंड के बाद हम आगे बढ़ते हैं और लाइन में लग जाते हैं। पुल पार करते ही हम यहाँ लाइन में लगते हैं और लाइन काफ़ी लंबी थी, लेकिन लोग बता रहे थे कि अगर आप रात को दर्शन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। सुबह काफ़ी लंबी लाइन रहती है, इसलिए हम कम से कम 3 किलोमीटर लंबी लाइन थी, इसलिए हमने बिना देरी करे ही हम इंतज़ार कर लाइन में लग गए और वहीं से ही हमने चप्पल जूते उतारे, प्रसाद लिया और लाइन में लगे रहे। धीरे धीरे आगे लाइन चली रही थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी, क्योंकि मौसम का तो आपको पता है कि कोई पता ही नहीं रहता है। तो आइए आप और हम सब मिलकर एक जयकारा लगाते हैं, जय बद्री विशाल। और इसी तरह से जयकारे लगते हुए लोग लाइन में लग रहे हैं और अपनी इंतज़ार कर रहे हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन उमंग बहुत है कि सब लोगों को एक ही आशा है कि आज हम बद्री विशाल के दर्शन करेंगे। हम फ़ोटो तो नहीं खींच पाए क्योंकि यहाँ अलाउ नहीं था, और हम चाहते भी नहीं हैं कि हम उस चीज़ का उल्लंघन करें, इसलिए हमने फ़ोन अपने पास रखा और हम दर्शन कर गर्भगृह से आगे आ गए। ये लोग हैं जो वीआईपी टिकट लेने के साथ अंदर चले गए हैं और दर्शन कर आ रहे हैं। हमें अंदर नहीं जाने दिया, हमें बाहर से ही रोक दिया गया। दर्शन हमें बाहर से ही मिले हैं। बाहर से दर्शन करने के बाद हम नीचे उतरते हैं सीढ़ियों से। ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से हम नीचे उतरते हुए हम मंदिर परिसर के अंदर आते हैं। यहाँ पर महालक्ष्मी, घंटाकर्ण जी, हनुमान जी और नर नारायण का मंदिर है। यहाँ एक धुनी है जो जलती रहती है, यहाँ पर भी हमने दर्शन किए। और आदि शंकराचार्य की गद्दी है, यहाँ भी हमने दर्शन किए। हरिद्वार के बाद में मुझे यहाँ पर रुद्राक्ष देखने को मिले, इसलिए मैंने यहाँ से थोड़े रुद्राक्ष ले लिए थे। हरिद्वार और गया के बाद यहाँ पिंडदान का भी महत्व है, इसलिए यहाँ पर पिंडदान लोग करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो उसे प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए और मेरी तरफ से कहिए जय बद्री विशाल।